नवंबर 2013 की एक ठंडी लेकिन बिल्कुल साफ सुबह थी। सियारा नेवादा की पहाड़ियों के बीच से गुजरने वाली उस संकरी सड़क पर सूरज की हल्की किरणें जैसे मुश्किल से पहुंच पा रही थीं। चारों तरफ लंबे चीड़ के पेड़, हवा में हल्की नमी और पहाड़ों का वही शांत, स्थिर माहौल। सड़क पर बेहद कम आवाजाही थी, क्योंकि यह इलाका उन जगहों में आता था जहां लोग अक्सर सिर्फ गर्मियों में आते हैं। सर्दियां तो यहां एक तरह से पूरी दुनिया को सफेद चादर में लपेट देती है। यही वह मौसम था जब सड़क विभाग के कर्मचारी गाड़ियों के साथ निकलते थे, आने वाली बर्फबारी के लिए पानी निकासी की व्यवस्था ठीक है या नहीं, यह देखने। हर साल की तरह इस साल भी टीम अलग अलग हिस्सों की जांच कर रही थी। कुछ लोग ट्रकों में थे, कुछ सड़क के किनारों पर लगे ड्रेनेज पाइपों की हालत देख रहे थे। उनमें से एक कर्मचारी, जिसने शायद उस दिन किसी अनहोनी की सबसे पहली झलक देखी, सड़क के नीचे बने एक बड़े कंक्रीट पाइप के पास पहुंचा। इस पाइप का काम बस इतना होता था कि बारिश या पहाड़ों से आने वाला पानी सड़क के नीचे से होकर आगे निकल जाए। आमतौर पर ये पाइप खुले रहते हैं ताकि अंदर कीचड़ जमा न हो, पर आज कुछ अलग था। जैसे ही वह पाइप के पास गया, उसे यह देखकर अजीब लगा कि पाइप का मुहाना किसी भारी चीज से बंद है। पहले उसने सोचा कि शायद कोई बड़ा पत्थर या लकड़ियां अंदर फंस गई होंगी। ऐसी चीजें पहाड़ों में आम होती है। हवा तेज चले तो पत्ते और टहनियां जमा हो जाती है, बारिश हो तो मिट्टी धंस जाती है। उसने टॉर्च निकाली और अंदर रोशनी डाली। जैसे ही रोशनी आगे तक पहुंची, उसने देखा कि यह कोई टहनियां या जमे हुए पत्ते नहीं थे। सामने एक ठोस, चिकना, सख्त कंक्रीट की दीवार थी। वह चौंका। पाइप को किसी ने जानबूझकर बंद किया था। उसकी आंखों में एक असमंजस भरी चिंता उभरी। यह क्यों बंद होगा? किसने बंद किया? यह सवाल उसके मन में घूमने लगे। सर्दियों में पानी का बहना सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर पाइप बंद हो जाए तो बर्फ पिघलने पर पानी सड़क को काट देगा और सड़क टूट सकती है। इस विभाग में सालों काम करने वाले लोगों को पता था कि कोई भी पाइप बंद नहीं करता, वह भी इस तरह, पेशेवर तरीके से सीमेंट डालकर। कामगार ने तुरंत अपने साइट मैनेजर को फोन किया। सर, आप जरा यहां आकर देखिए, कुछ अजीब है। करीब आधे घंटे बाद साइट मैनेजर पहुंचा। उसने पाइप की ओर टॉर्च मारी, वह भी कुछ पल के लिए चुप खड़ा रहा। सीमेंट किसने लगाया होगा? उसके चेहरे पर भी वही बेचैनी थी। उसी समय उन्होंने फैसला किया, इसको तोड़ना पड़ेगा। अंदर कुछ है तो उसे साफ करना ही होगा। जैक हैमर लाया गया। मशीन की आवाज उस शांत पहाड़ी इलाके में गूंजने लगी, टन 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 टन, जैसे पहाड़ों की खामोशी चीरती हुई। पत्थर और सीमेंट के टुकड़े उड़कर बाहर गिरने लगे। धीरे धीरे वह दीवार टूटने लगी। करीब एक घंटे की मेहनत के बाद जब कंक्रीट की परत हट गई और एक छोटा सा रास्ता बन गया, एक कर्मचारी ने अंदर टॉर्च मारी। और फिर वह तुरंत पीछे हट गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह भौचक्का होकर बोला, सर, अंदर इंसानी हड्डियां हैं। उसकी आवाज ऐसी थी मानो कोई ठंडा झोंका उसके भीतर से गुजर गया हो। साइट मैनेजर ने खुद टॉर्च ली। जैसे ही उसने अंदर देखा, उसकी सांस अटक गई। लगभग 1 साल से लापता एक मनुष्य की हड्डियां इस पाइप के भीतर थीं। ऐसे पड़ी थीं जैसे किसी ने उन्हें यहां छिपाया हो। सावधानी से रखा हुआ बैग, कुछ सड़ेगले कपड़े, एक मुड़ा हुआ स्लीपिंग बैग। और बस उसी क्षण, जैसे पहाड़ों से चुपचाप बहता हुआ कोई राज बाहर आ गया हो, सबको एहसास हो गया, यह कोई हादसा नहीं है, यह कुछ और है। कुछ बहुत गंभीर, कुछ बहुत सोच समझकर किया गया। मैनेजर ने तुरंत पुलिस को बुलाया। सीधे शब्दों में, मामला अब सड़क विभाग की जांच से कहीं बड़ा था। 10-12 मिनट बाद 2 पुलिस गाड़ियां और एक फॉरेंसिक वैन पहाड़ी रास्ते पर आती दिखाई दीं। पूरी जगह को पीले टेप से घेर दिया गया। मजदूरों को तुरंत पीछे हटा दिया गया। किसी को भी उस पाइप के पास जाने की अनुमति नहीं थी। इस दौरान आसमान पर बादल धीरे धीरे घिरने लगे थे। हवा भी हल्की ठंडी हो गई थी।
पर सड़क के इस शांत हिस्से पर खड़े सभी लोगों का ध्यान सिर्फ उसी कंक्रीट पाइप पर था, जहां से एक राज बाहर निकला था, जिसने एक परिवार, एक दोस्त और एक पूरी कम्युनिटी को 1 साल से परेशान कर रखा था। कुछ ही देर में एक परिचित कार वहां रुकी। दरवाजा खुला और बाहर निकला एक मध्यम कद का, सख्त चेहरे वाला, करीब 48 वर्ष का अफसर, रॉबर्ट केन। यह वही जांचकर्ता था जिसने 1 साल पहले एक लापता महिला की फाइल संभाली थी और उस फाइल पर महीनों तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया था। जैसे ही उसे कॉल आया कि ड्रेनेज पाइप में अवशेष मिले हैं, उसे एक ही नाम याद आया, लिंडा फोर्ब्स। एक फोटोग्राफर, एक जवान, हंसमुख महिला, जो एक दिन ट्रेल पर गई और वापस कभी नहीं आई। केन ने पाइप के दरवाजे की ओर झुककर टॉर्च अंदर मारी। हड्डियां, बैग, स्लीपिंग बैग और कुछ ऐसा जिसका मिलना सबूत से भी बढ़कर एक निशानी था। एक कैमरा केस, सड़ा हुआ पर अब भी पहचाने जाने लायक। केन पीछे हट गया। इस बार उसने कोई अनुमान नहीं लगाया, क्योंकि उसकी आंखों ने वही जगह देखी थी जहां 1 साल पहले कुत्ते के निशान अचानक रुक गए थे। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि लिंडा उन 2 किलोमीटर के बाद ऐसी जगह होगी जहां कोई देखने की सोच भी न सके। पर आज यह साफ था, किसी ने लिंडा को यहां लाकर रखा था और फिर इस पूरे पाइप को कंक्रीट से बंद कर दिया था ताकि कोई उसे ढूंढ न सके। पहाड़ी की ठंडी हवा के बीच खड़े सभी लोग कुछ पलों के लिए चुप हो गए। यह चुप्पी डर की नहीं थी, यह उस सच्चाई की थी जो 1 साल से छिपी थी और अब सबके सामने थी। एक ओर पहाड़ खड़े थे, स्थिर और शांत। दूसरी ओर वह पाइप था जिसमें एक कहानी दबी हुई थी, एक ऐसी कहानी जो अब अपनी पूरी सच्चाई बताने को मजबूर थी। और यह बस शुरुआत थी। इसके बाद जो सामने आने वाला था वह किसी की भी सोच से कहीं बड़ा था, क्योंकि लिंडा वहां कैसे पहुंची, उसके साथ क्या हुआ, किसने यह किया और क्यों, इन सबका जवाब अब धीरे धीरे उजागर होगा। 21 सितंबर 2012 का दिन फ्रेस्नो में बिल्कुल आम सा दिन था। सुबह हल्की धूप, कोई बड़ी भीड़ नहीं, और फोटोग्राफी स्टूडियो में वही रोज की तैयारियां, कैमरे की सफाई, लाइट्स चेक करना और क्लाइंट के आने से पहले सेट तैयार करना। लेकिन लिंडा फोर्ब्स ने उस दिन कुछ अलग महसूस किया। शायद यह अंदर की थकान थी, शायद भीड़ से दूर जाने का मन, या शायद वह पहाड़ों की हवा को महसूस करना चाहती थी। लिंडा पेशे से एक फोटोग्राफर थी। वह शादियों की शूटिंग करती थी, परिवारों की तस्वीरें लेती थी और बच्चे बच्चियों की मासूम स्माइल को कैमरे में कैद करना उसे पसंद था। लेकिन उसे अपनी इस कामयाबी के बीच कभी कभी थोड़ा एकांत भी चाहिए होता था, एक ऐसा समय जब वह सिर्फ प्रकृति के साथ हो, बिना किसी ग्राहक की मांग, बिना किसी डेडलाइन और बिना किसी शोर के। उस दिन उसने अपना काम सामान्य से जल्दी खत्म कर लिया था। सुबह वाली शूट दोपहर से पहले ही पूरी हो गई थी और दोपहर का बाकी समय खाली था। यह वही वक्त होता था जब लिंडा को अचानक मन करता था, चलो पहाड़ों में निकल चलते हैं। और उसने वही किया। फ्रेस्नो के पास कई ट्रेल्स थीं, लेकिन रेंज ट्रेल पर जाने का वह पुराना शौक रखती थी। यहां जाकर वह हमेशा तरोताजा महसूस करती थी। यह रास्ता ना बहुत कठिन था और ना बिल्कुल आसान, और सबसे खास बात, यहां से घाटी का दृश्य साफ दिखता था। दोपहर 3 बजे उसने अपनी सबसे करीबी दोस्त एमिली को फोन किया। मैं आज शेवर लेक की तरफ जा रही हूं, उसने कहा। एमिली ने कहा, क्या कोई साथ जाए? लिंडा मुस्कुराई, जैसे वह हर बार करती थी। नहीं यार, इस बार अकेले। बस घूमूंगी, फोटो लूंगी और वही रात बिताऊंगी। एमिली को यह नया नहीं लगा। लिंडा का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा था कि वह हमेशा समय पर लौट आती थी। हर बार ऐसे ही जाती, ट्रेल पर चलती, शाम या अगले दिन तक वापसी का मैसेज कर देती। किसी ने नहीं सोचा था कि इस बार कहानी वैसी नहीं होगी। लिंडा ने अपना रूटीन बैग पैक किया। एक टेंट, एक स्लीपिंग बैग, 2 दिन का खाना, गैस बर्नर, धातु का मग, 2 लेस वाला कैमरा, एक्स्ट्रा बैटरिया,
पानी, फर्स्ट एड किट, एक टॉर्च। उसके पास हर चीज थी। एक अनुभवी हाइकर को जितनी जरूरत हो, उससे भी ज्यादा। करीब 3:30 पर वह अपनी ग्रे होंडा अकॉर्ड में बैठकर शहर से बाहर निकल गई। पहाड़ पर जाने वाले मोड़ तक लगभग 1 घंटे का रास्ता था। एक शांत, घुमावदार सड़क, जहां रुक रुक कर छोटे घर और लंबे लंबे पेड़ दिखाई देते थे। जब वह 4 बजे के आसपास ट्रेल पार्किंग पर पहुंची, वहां 3 कारें पहले से मौजूद थीं। यह बहुत आम बात थी। कई लोग शाम के पहले हिस्से में ही ट्रेक शुरू कर लेते ताकि अंधेरा होने से पहले वे सुरक्षित जगह पहुंच जाए। लिंडा ने कार लॉक की, बैग उठाया और अपने हाइकिंग बूट पहने। मौसम बिल्कुल सही था, करीब 15 डिग्री। हवा ठंडी थी लेकिन तेज नहीं। रात को तापमान 5 डिग्री तक गिरने वाला था, पर उसने इतने मौसम कई बार झेले थे। ट्रेल हेड पर हमेशा की तरह एक बड़ा लकड़ी का बोर्ड लगा था। उस पर नक्शा, हालात की जानकारी और एक रजिस्ट्रेशन बॉक्स होता था। लिंडा ने पेंसिल उठाई, कार्ड भरा, अपना नाम, फोन नंबर, रास्ता, अनुमानित वापसी की तारीख, सब लिखा। यह कार्ड उसी जगह चिपकाया जहां बाकी लोग भी लगाते थे। यह चीज उस दिन सिर्फ एक औपचारिकता थी, लेकिन बाद में यही कार्ड खोज अभियान की शुरुआत का केंद्र बना। उसी समय एक पार्क रेंजर अपने ट्रक में आया। वह रुका, नीचे उतरा और बोला, सब ठीक है, रास्ता पता है? लिंडा ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, मैं यहां कई बार आ चुकी हूं। रेंजर को एक बात अजीब लगी, वह अकेले थी। इस मौसम में आमतौर पर लोग जोड़ों में या समूह में ट्रेक करते थे, लेकिन लिंडा के पास सभी उपकरण थे। वह आत्मविश्वास से भरी थी। रेंजर ने सिर हिलाया और कहा, सेफ हाइकिंग, ध्यान रखना। यही वह आखिरी व्यक्ति था जिसने लिंडा को जिंदा देखा। लिंडा ने पगडंडी पर चलना शुरू किया। पहले कुछ किलोमीटर बिल्कुल आसान थे। पेड़ों के बीच से एक सीधी सी पगडंडी, जहां सूरज की किरणें पत्तों पर पड़कर एक खूबसूरत दृश्य बना रही थीं। वह बीच बीच में रुककर तस्वीरें लेती रही। उसे कोई जल्दी नहीं थी। लगभग 5 किलोमीटर बाद रास्ता बदलने लगा। यह हिस्सा थोड़ा खुला था, पैर कम हो गए थे। नीचे घाटी दिखती थी, सड़क भी दिखती थी, वही सड़क जिस पर बाद में पूरा मामला घूमने वाला था। इस जगह से सड़क और पगडंडी के बीच की दूरी लगभग 15 मीटर थी। बस एक ढलान नीचे उतरकर सड़क पहुंच जाती। यह क्षेत्र सुनसान था, बहुत कम कारें। लंबा, शांत पहाड़ी मोड़। अगर कोई कार यहां रात में गुजरे तो उसकी हेडलाइट कई 100 मीटर तक दिखती। रात का समय धीरे धीरे करीब आ रहा था। हवा ठंडी हो रही थी। सूरज पहाड़ों के पीछे छिप चुका था। लिंडा का फोन आखिरी बार शाम 8:17 पर नेटवर्क पर मिला। उसके बाद फोन गायब हो गया। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना कोई लोकेशन अपडेट। पहाड़ों में यह सामान्य होता है, लेकिन बाद में यही समल एक बेहद अहम सुराग साबित हुआ। एमिली अपने घर में बैठी इंतजार कर रही थी। लिंडा आमतौर पर नीचे आते ही मैसेज कर देती थी, सब ठीक, अब शहर लौट रही हूं। लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। रात के 10 बजे तक भी कोई संदेश नहीं आया। एमिली ने फोन किया। फोन सीधा वॉइसमेल पर गया। एमिली को लगा, शायद रात वही रुक गई होगी, कनेक्शन नहीं होगा। वह सो गई, लेकिन सुबह उठकर पहला ख्याल लिंडा था। सुबह 9 बजे उसने पार्क सर्विस को फोन लगाया। पार्क अधिकारी ने कहा, हम कार चेक करते हैं। आधे घंटे बाद फोन वापस आया, कार अभी भी यहीं है। कार की खिड़कियों पर हल्की धूल और कुछ पत्तियां जमी थीं, जो बताती थीं कि वह कई दिनों से वहीं खड़ी थी। 2 रेंजर तुरंत उस रास्ते पर चढ़े जहां लिंडा जाना चाहती थी। उन्होंने ऊपर तक चलकर देखा। न कोई टेंट, न कोई कैंपिंग का निशान, न कोई संघर्ष का चिन्ह। वह नीचे लौट आए और किनारे के रास्तों को देखने लगे। कुछ नहीं मिला।
शाम तक खोज दल बढ़ाकर 12 लोग कर दिए गए। अगली सुबह कुत्ता लाया गया, इंसानी गंध पकड़ने वाला, प्रशिक्षित। उसने लिंडा की कार से गंध उठाई, 2 किलोमीटर तक चला और फिर अचानक रुक गया, वहीं जहां पगडंडी सड़क के समांतर थी, जहां नीचे वह बड़ा ड्रेनेज पाइप था। ट्रेनर ने दोबारा कोशिश की, वही नतीजा। यह पहली बड़ी अनहोनी थी। कुत्ते गंध का पीछा तब तक छोड़ते नहीं जब तक गंध समाप्त न हो जाए। यहां गंध अचानक खत्म हो गई, जैसे कोई बीच रास्ते से गायब हो गया हो। बचाव दल ने नीचे जाकर ड्रेनेज पाइप देखा, टॉर्च मारी। पाइप अंदर से गहरा, गीला और काई से भरा था। उन्हें लगा, कोई भी अंदर नहीं जाता। यह पाइप ज्यादा लंबा भी नहीं दिखता, यहां तो कोई होगा ही नहीं। और वे आगे बढ़ गए। यह वही सबसे बड़ी गलती थी, जिससे पूरी कहानी 1 साल तक अंधेरे में पड़ी रही। 5 दिनों तक दर्जनों किलोमीटर इलाके को खंगाला गया। खाइया, जंगल, चट्टानों के मोड़, यहां तक कि पेड़ों के टूटे हुए हिस्से भी देखे गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। लिंडा जैसे हवा में विलीन हो गई थी। 2 हफ्ते बाद फॉर्मली सर्च बंद कर दी गई। बर्फ का मौसम शुरू हो गया और रास्ते बंद होने लगे। लिंडा के मां बाप ओरेगॉन से आए थे। पिता पहाड़ों में चढ़ते उतरते रहे। मां होटल में रहती, मरीज थी, बहुत दूर नहीं जा पाती थी। दोनों हर दिन एक ही सवाल पूछते हुए घर लौट गए, हमारी बेटी कहाँ गई? और कोई जवाब नहीं था। 21 सितंबर के बाद जैसे जैसे दिन गुजरते गए, पहाड़ियों का मौसम बदलने लगा। अक्टूबर आते आते पहाड़ों पर पहली बर्फ गिर चुकी थी। जो रास्ते कुछ हफ्ते पहले तक ट्रेकिंग के लिए खुले थे, वे धीरे धीरे चुपचाप बंद होने लगे। हर ढलान, हर मोड़, हर पेड़ की शाख पर बर्फ जमने लगी थी। रेंजरों ने ट्रेल बंद कर दिए, पर ऊपर कहीं लिंडा का शरीर, वही पाइप, वही ढलान, सब बर्फ के नीचे दब चुके थे। ऊपर से देखने पर कोई यह अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि उस ढलान के नीचे, सड़क के पार, एक कंक्रीट का पाइप है, जिसके भीतर एक ऐसी कहानी दबी है जो आने वाले महीनों में पूरी कम्युनिटी को हिलाकर रख देगी। सर्दियां यहां छोटी नहीं होती। पहाड़ों में बर्फ कई महीनों तक जमी रहती है। इसी बर्फ की वजह से किसी को यह ख्याल भी नहीं आया कि ट्रेल पर कुत्ता जिस जगह रुक गया था, उसके नीचे ऐसा कोई छिपा हुआ हिस्सा हो सकता है। सड़क की सफाई करने वाले, बर्फ हटाने वाले ट्रक हर रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक उस सड़क पर घूमते। ड्राइवरों को पता भी नहीं था कि वे रोज उसी जगह से गुजरते हैं, जिसके नीचे कुछ मीटर अंदर एक इंसान की कहानी दबी है। यह वह लंबा अंधेरा अध्याय था, जिसमें किसी को कोई जवाब नहीं मिला। न परिवार को, न दोस्तों को, न पुलिस को, न रेंजरों को। समय बस निकलता गया। सवाल वही रहे। ठंड बढ़ती गई। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन महीनों में पहाड़ लगभग पूरी तरह निर्जन हो जाते। परिवारों ने उम्मीद छोड़नी शुरू कर दी थी। कुछ दोस्त अब लिंडा का नाम कम ही लेते, क्योंकि हर बार उसका नाम लेते ही दिल में एक दर्द चुभता था। एमिली कई बार उसकी तस्वीरें खोलकर देखती। वही मुस्कुराहट, वही कैमरा पकड़े हुए आत्मविश्वास, वही पहाड़ों की रोशनी उसके चेहरे पर। सब देखते हुए सिर्फ एक प्रश्न घूमता, तुम गई कहाँ? लिंडा के माता पिता रोज जासूस रॉबर्ट केन को कॉल करते। उनकी उम्मीदें धीरे धीरे टूटती जा रही थीं, लेकिन वे फिर भी कॉल करते, शायद किसी नए सुराग की आस लिए। हर बार एक ही जवाब मिलता, कोई नई जानकारी नहीं। सड़क विभाग के लोग भी कई बार उस इलाके से गुजरते, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उन्हीं की टीम का एक सदस्य, उसी इलाके का एक चालक, उसी वर्ष की एक शाम, उसी सड़क पर किसी ऐसी घटना का कारण था जिसने इस पूरे पहाड़ी क्षेत्र को 1 साल तक बेचैनी में रखा। समय आगे बढ़ता रहा, पर असल कहानी, असल सच, उसी कंक्रीट पाइप के भीतर चुपचाप पड़ा रहा।
मार्च आते आते बर्फ पिघलने लगी, नाले तेज होने लगे, झरने फिर से बहने लगे। पर वह पाइप अब भी बंद था। कंक्रीट की वह दीवार, जिसे किसी ने रात के अंधेरे में वहां लगाया था, मौसम की मार झेल रही थी, पर अब भी मजबूती से जमी हुई थी। अगर वह दीवार न होती, तो पिघलती बर्फ का पानी अंदर की हर चीज बाहर बहा देता। पर दीवार ने उस राज को भीतर दबाकर रखा। मजदूरों ने सोचा भी नहीं कि उस पाइप में कुछ अजीब है, क्योंकि बर्फ ने सारा बाहरी हिस्सा ढक दिया था। और बसंत में इतने पाइप साफ करने होते थे कि हर एक पर विशेष ध्यान देना भी मुश्किल था। लिंडा की कहानी धीरे धीरे लोगों की यादों से धुंधली होने लगी, पर उसके माता पिता के लिए उसकी याद एक गहरी चोट की तरह हर दिन ताजा रहती। गर्मियां आईं, पर्यटक लौटे, लोग ट्रेल पर गए और लौट आए। कई लोग उसी जगह से गुजरे जहां कुत्ते ने अपना निशान छोड़ा था, पर किसी को कुछ नहीं दिखा। रीजन क्यों? क्योंकि वह पाइप, वह ढलान, वह छोटा प्रवेश द्वार सब झाड़ियों और बारिश की मिट्टी से छिपा हुआ था। उस साल पतझड़ आया, पत्तियां फिर गिरीं, ठंड फिर बढ़ने लगी, और फिर नवंबर आया, वही महीने का दूसरा हफ्ता, जिसमें सड़क विभाग हर साल पाइप साफ करने निकलता था। और इसी बार उस पाइप की बारी भी आ गई। नवंबर 2013 की वह सुबह कई लोगों की जिंदगी बदल देने वाली थी। जब मजदूरों ने पाइप देखा, उन्हें तुरंत लगा कि कुछ तो गलत है। पाइप का मुंह टहनियों, कचरे या मिट्टी से नहीं, बल्कि ठोस, सख्त कंक्रीट से बंद था। यह देखकर वे चकित रह गए, क्योंकि ड्रेनेज पाइप का बंद होना असंभव है। यह ऐसा था जैसे कोई दरवाजा जानबूझकर बंद किया गया हो। साइट मैनेजर बुलाया गया। उसने भी देखा, सीमेंट की परत एकदम चिकनी थी, जैसे किसी ने समय लेकर इसे पूरी तरह से सील किया हो। यह सिर्फ बंद करना नहीं था, यह एक इरादा था, एक प्लान। और यह प्लान उन्हें जल्द ही दिखने वाला था। 1 घंटे की मेहनत के बाद जब दीवार टूटी और टॉर्च की रोशनी अंदर गई, तो वहां एक इंसानी कंकाल पड़ा था। सिर्फ कंकाल ही नहीं, बल्कि वह सब सामान भी था जिसके बारे में खोज दल 1 साल पहले पूछ रहा था। एक सड़ा हुआ बैग, फटा हुआ टेंट, एक स्लीपिंग बैग, कैमरे का केस, एक पानी की बोतल, कुछ खाने के पैकेट, सड़े गले कपड़े, कीचड़ से भरे छोटे सामान। यह सब देखकर हर कोई कुछ पल के लिए चुप हो गया, क्योंकि अब स्पष्ट था, यह कोई हादसा नहीं था, यह किसी का जानबूझकर छुपाया हुआ सच था। पुलिस तुरंत पहुंची, इलाके को टेप से घेर दिया गया, मजदूरों को दूर भेज दिया गया। 1 घंटे बाद वह इंसान पहुंचा जिसे यह मामला सबसे अधिक परेशान कर रहा था, जांचकर्ता रॉबर्ट केन। जब उसे बताया गया कि पाइप उसी जगह पर है जहां कुत्ते का निशान खत्म हुआ था और वहां एक इंसानी कंकाल मिला है, तो उसे समझते देर नहीं लगी कि शायद यह वही लापता महिला है। जब उसने अंदर टॉर्च मारी, उसने देखा सड़ागला लेकिन अब भी पहचानने लायक सामान। उसका दिल बैठ गया, पर साथ ही एक चीज साफ हो गई, यह अब एक हत्या का मामला है। अगले दिन मेडिकल परीक्षक ने कंकाल की जांच शुरू की। जो पता चला वह यह था, हड्डियां लगभग 30 से 35 वर्ष की महिला की थीं, कद करीब 165 सेंटीमीटर, दांतों में फिलिंग यानी पहचान संभव, सिर की दाईं तरफ गहरी चोट। यह चोट जानलेवा थी। शरीर को किसी जानवर ने नहीं छुआ क्योंकि पाइप बंद था। दंत रिकॉर्ड मंगाए गए। 2 दिन बाद स्पष्ट हो गया, यह लिंडा फोर्ब्स ही थी। उसका शरीर वहां 1 साल से पड़ा था। उसके दोस्तों और परिवार के सवाल अब दर्दनाक तरीके से सच बनकर सामने आ रहे थे।
फॉरेंसिक टीम ने कैमरे के केस से मेमोरी कार्ड निकाला। उसे साफ करके लैब भेजा गया। कार्ड चमत्कारिक रूप से सही था। जो तस्वीरें मिलीं, वे उसके लापता होने से ठीक पहले की थीं। पगडंडी, घाटी, सड़क, पेड़ों पर पड़ती धूप, एक दो सेल्फ शॉट और आखिरी फोटो, धुंधली जमीन की फोटो, जैसे कैमरा अचानक गिरा हो या किसी के हाथ से छीन लिया गया हो। इन तस्वीरों ने कहानी की दिशा बदल दी। जब तस्वीरों को जूम करके देखा गया तो एक तस्वीर में नीचे वाली सड़क दिखाई दी, लेकिन सड़क पर कोई व्यक्ति नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई हलचल नहीं। यह फोटो शाम 7:58 पर ली गई थी और फोन का आखिरी सिग्नल 8:17 पर मिला था। यह समय, यह जगह, यही वह हिस्सा था जहां असल घटना हुई थी। अब आगे की कहानी। केविन मार्श का संदिग्ध बनना, पुलिस की पूछताछ, सबूतों का जुड़ना और उसकी असली दास्तान। जब लिंदा के अवशेषों की पहचान हो गई तो जांचकर्ता रॉबर्ट केन ने पहली बार फाइल को नए सिरे से खोला। अब मामले की प्रकृति बदल चुकी थी। पहले यह एक लापता व्यक्ति का केस था, लेकिन अब यह संदिग्ध मौत और शव छिपाने का मामला था। केन ने उस जगह को फिर से देखा जहां कुत्ता रुक गया था। वही ढलान, वही सड़क के किनारे का मोड़ और नीचे वही पाइप जिसे कंक्रीट से बंद किया गया था। अब बातें एक एक कर साफ हो रही थीं। लिंडा कंक्रीट के पीछे मिली। उसका सामान पास ही पड़ा था। सिर पर गहरी चोट थी और यह चोट अचानक गिरने जैसी नहीं थी। कंक्रीट किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं भरी थी। किसी को पता था कि सीमेंट कैसे मिलाना है, और यह काम जल्दी जल्दी नहीं किया गया, बल्कि काफी समय लेकर किया गया था। केन के दिमाग में पहला सवाल यही था, कौन होगा जिसने यह सब इतनी सफाई से किया। 21 सितंबर 2012 की रात। इस इलाके के आसपास कौन था? सड़क विभाग ने जवाब भेजा। उस दिन बर्फ हटाने का कोई काम नहीं था। उस रात किसी कर्मचारी की आधिकारिक ड्यूटी उस सड़क पर नहीं थी। कुल 7 कर्मचारी उस पूरे क्षेत्र के लिए जिम्मेदार थे। उनमें से कुछ छुट्टी पर थे, कुछ दूसरे क्षेत्र में काम कर रहे थे, और एक आदमी, केविन मार्श, के बारे में किसी के पास उस दिन का स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं था। केविन मार्श, एक शांत स्वभाव वाला, कम बोलने वाला आदमी जो कई साल से सड़क विभाग में काम कर रहा था। उसके पास प्लाउ ट्रक, सीमेंट, कुदाल, फावड़ा और ऐसे सभी औजार थे जो पाइप बंद करने जैसा काम आसानी से कर सकते थे। उस दिन उसकी छुट्टी दर्ज थी, लेकिन छुट्टी का मतलब यह नहीं था कि वह उस सड़क पर नहीं गया होगा। केन उसके घर पहुंचा। एक छोटा, शांत घर। आंगन में एक पुराना नीला फोर्ड F-150 पिकअप ट्रक खड़ा था। ट्रक के बम्पर पर थोड़ी घिसावट थी। पुराने ट्रकों में अक्सर ऐसा होता है, पर केन उसे ध्यान से देखे बिना नहीं रह सका। केविन ने दरवाजा खोला तो वह थोड़ा घबराया हुआ लगा। केन ने पूछा, 21 सितंबर 2012 की रात आप कहाँ थे? केविन रुका, कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, पता नहीं, बहुत समय हो गया। शायद घर पर था, छुट्टी थी, कभी कभी गाड़ी लेकर घूम लेता हूं। उसका जवाब बेहद धुंधला था, और यही उसकी सबसे बड़ी चूक थी। केन ने अगला सवाल पूछा, उस रात आप किस गाड़ी से घूम रहे थे? केविन ने खिड़की से बाहर इशारा किया, इसी ट्रक से। केन ने उससे धन्यवाद कहकर इंटरव्यू खत्म किया, लेकिन जाते जाते उसने सिर्फ एक बात नोट की। केविन बार बार अपने हाथ मल रहा था और उसकी सांसें भारी हो गई थीं, जैसे कोई बोझ अंदर ही अंदर दबा रहा हो। कंक्रीट के प्लग पर त्वचा के कण मिले थे। यह बेहद दुर्लभ सबूत था।
सीमेंट गीला होने पर यदि कोई उसे हाथ से छुए तो उसके त्वचा के कण उसमें फंस जाते हैं। उसी से मिला आंशिक डीएनए प्रोफाइल, बहुत छोटा लेकिन उपयोगी। लेकिन यह प्रोफाइल किसी अपराधी डेटाबेस से मेल नहीं खाया। इसका मतलब यह था कि जिस व्यक्ति ने दीवार बनाई वह पहले किसी अपराध में पकड़ा नहीं गया था। केन ने सोचा, यह किसी साधारण व्यक्ति का काम लगता है जो सड़क निर्माण या मरम्मत से जुड़ा हो सकता है। और उसके दिमाग में नाम आया केविन मार्श। कैफे की चाल और पहला बड़ा सुराग। केन ने फिर केविन को मिलने बुलाया, इस बार एक कैफे में। वह आसान सामान्य सवाल पूछता रहा, काम के घंटे, सड़कों का अनुभव और वह किन किन जगहों पर काम करता था। केविन के जवाब सीधे थे लेकिन बहुत साधारण। गहरी बातों से बचता रहा। उसकी आवाज कांपती नहीं थी, लेकिन उसके हाथ कप को बार बार घुमा रहे थे। केन ने देखा, वह कप पर अपनी उंगलियां बार बार रख रहा है। और जैसे ही मीटिंग खत्म हुई और केविन चला गया, केन ने वेट्रेस से कहा, कप को धोना मत, इसे एक बैग में पैक करना। कप सीधे लैब भेजा गया। 3 दिन बाद लैब ने परिणाम भेजा। कप से लिए गए फिंगरप्रिंट्स ड्रेनेज पाइप में मिली प्लास्टिक बोतल के ढक्कन के निशानों से मेल खाते हैं। यह एक बड़ा झटका था, क्योंकि वह बोतल लिंडा के अवशेषों के बिल्कुल पास मिली थी। अब मामला स्पष्ट हो रहा था। केविन उस पाइप के पास रहा था। वह बोतल उसने छुई थी। वह क्षेत्र उसका जिम्मा था। कंक्रीट सील उसी स्टाइल की थी जैसी सड़क विभाग उपयोग करता है। अब केन के दिमाग में सिर्फ एक बात थी, केविन ने झूठ बोला है। इस सबूत के आधार पर घर की तलाशी का वारंट मिल गया। 6 दिसंबर 2013 की सुबह पुलिस उसके घर पहुंची। घर में जो मिला वह चौंका देने वाला था। पोर्टलैंड सीमेंट के बोरे, वही ब्रांड, वही प्रकार जो कंक्रीट प्लग में पाया गया था। एक फावड़ा, एक तसला, गारे से भरी बाल्टी, गंदे दस्ताने, गैराज के फर्श पर काले दाग, निजी नोटबुक जिसमें काम के दिन लिखे थे। 21 सितंबर वाला दिन खाली था। यह सारे सबूत एक एक कर एक ही दिशा में जा रहे थे। सबने एक ही बात कही, कंक्रीट प्लग केविन ने बनाया है। अब पुलिस के पास गिरफ्तारी का पूरा आधार था। केविन को पुलिस स्टेशन लाकर चुपचाप पूछताछ की गई। वकील बुलाया गया, लेकिन इस बार केविन को डीएनए नमूना देना पड़ा। उसके गाल के अंदर से कॉटन स्वाब लिया गया और लैब भेज दिया गया। 4 दिन बाद रिपोर्ट आई। कंक्रीट प्लग पर मिले त्वचा के कण केविन मार्श के डीएनए से मेल खाते हैं। अब सारी कड़ियां एक ही जगह पहुंच चुकी थीं। बोतल पर केविन के फिंगरप्रिंट, कंक्रीट पर केविन का डीएनए, उसके घर से वही औजार, वही सीमेंट, वही प्रकार की कार्यशैली, उसका मुझे याद नहीं वाला बयान, और ट्रक जो उसी सड़क से जाता था। अब यह एक सीधा केस था। और इसी के बाद सबसे बड़ा पल आया। दूसरी पूछताछ में केविन ने लंबी चुप्पी के बाद सिर झुकाकर कहा, मैं बताता हूं क्या हुआ था। और फिर उसने वह कहानी सुनाई जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा, वह उस रात सो नहीं पा रहा था। वह पहाड़ी सड़क पर घूमने निकल गया। उसकी ट्रक की हेडलाइटें पुरानी थीं। सड़क पर अचानक एक औरत खड़ी दिखी। वह ब्रेक मार नहीं पाया। ट्रक उससे टकरा गया और वह गिर पड़ी। उसके कान से खून बह रहा था। वह हिल नहीं रही थी। केविन डर गया। उसे लगा कि वह मर चुकी है। उसने सोचा पुलिस उसे दोषी ठहराएगी, नौकरी भी चली जाएगी। फिर उसने वही किया।
जो सबसे गलत था। उसने शरीर को पाइप तक घसीटा और अंदर डाल दिया। फिर उसने बैग उठाया और उसे भी वहीं रख दिया। अगले दिन खोज शुरू हुई, लेकिन उसने चुप्पी बनाई रखी। कुछ दिनों बाद उसे लगा कि यदि बर्फ पिघली तो शरीर बाहर आ जाएगा। इसलिए रात में ट्रक लेकर आया, सीमेंट मिलाया और पाइप बंद कर दिया। उसकी आवाज टूटने लगी। कहानी खत्म होने पर पूरे कमरे में सिर्फ सन्नाटा था। 10 दिसंबर 2013 की रात डीएनए रिपोर्ट आने के बाद रॉबर्ट केन ने अभियोजक को फोन किया। साफ शब्दों में कहा, कंक्रीट प्लग पर मिला डीएनए केविन मार्श से पूरा मेल खाता है। अभियोजक ने बिना किसी हिचक के जवाब दिया, वारंट तैयार करो। अगली सुबह ठंडी हवा, बर्फ की पतली परत और खाली पहाड़ी सड़क, इन सब के बीच 3 पुलिस गाड़ियां सीधे उस जगह पहुंचीं जहां केविन काम करता था। वह बड़े स्नोप्लो ट्रक की कैब में बैठा था, रात की शिफ्ट के लिए तैयारी कर रहा था। उसने जैसे ही गाड़ियों की रोशनी देखी, उतर गया, बिना भागे, बिना विरोध किए। जैसे उसे पता था कि यह वक्त आने ही वाला था। पुलिस ने उसे बाहर ही खड़ा किया। अधिकार पढ़े, हथकड़ी नहीं लगाई, लेकिन उसे दोनों तरफ अधिकारी पकड़कर स्टेशन ले गए। केविन चुप रहा। ना उसने कुछ पूछा, ना कुछ कहा। बस उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वह आने वाले दिनों का भार पहले से महसूस कर रहा हो। स्टेशन पहुंचते ही उस पर 2 गंभीर आरोप लगाए गए। एक द्वितीय डिग्री हत्या, यानी हत्या का ऐसा मामला जहां इरादा साफ सिद्ध नहीं होता, लेकिन लापरवाही या लापरवाह व्यवहार से मौत होती है। शव छुपाने और सबूत मिटाने का अपराध। ये दोनों आरोप एक साधारण आदमी की जिंदगी को सीधे 20 से 30 साल की जेल तक पहुंचा सकते थे। और यह बात केविन भी जानता था। दूसरी पूछताछ एक छोटे कमरे में शुरू हुई। सामने मेज, 2 कुर्सियां, एक कैमरा और कोने में एक लाल बत्ती। केन ने पूरा फाइल मेज पर रखा। सबूतों की तस्वीरों वाली फाइल, बोतल का ढक्कन, कंक्रीट का टुकड़ा, पाइप की तस्वीरें, सीमेंट के बोरे, केविन की उंगलियों के निशान, डीएनए रिपोर्ट, लिंडा के सामान की तस्वीरें और आखिर में लिंडा की आखिरी फोटो। केन ने धीरे से कहा, अब तुम जो कहोगे वह कोर्ट में इस्तेमाल होगा। केविन ने लंबी सांस ली। उसका वकील बगल में बैठा था, लेकिन उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। कुछ मिनट की चुप्पी के बाद केविन ने अपना सिर उठाया और बोला, मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा। और वहीं से उसने सारी बात विस्तार से बताना शुरू किया। केविन ने कहा, वह कई बार रात में बिना वजह ड्राइव कर लेता था। उसे पहाड़ों की सड़कें पसंद थीं। वह अकेला रहता था। उसे नींद नहीं आती थी। उस दिन भी वह रात को घूमने निकल गया। उसकी पुरानी हेडलाइटें उतनी तेज नहीं थीं। सड़क पर अचानक एक इंसान खड़ा दिखा। उसने ब्रेक लगाए, लेकिन दूरी कम थी। ट्रक उससे टकरा गया। वह सड़क पर गिर पड़ी। जब वह दौड़कर उसके पास गया, वह हिल नहीं रही थी। उसने कहा, मैंने उसकी नब्ज देखी। मुझे लगा वह मर चुकी है। उसके शब्द धीमे थे। गला भरा हुआ था। वह कान से बहते खून का जिक्र करते हुए कांप गया। उसने कहा, मुझे नहीं लगा कि वह जिंदा है। लेकिन असल बात यह नहीं थी। असल बात यह थी कि उसने पुलिस को बुलाने की हिम्मत नहीं की। केविन ने कहा, मैं डर गया था। अगर मैं पुलिस को बुलाता तो वे मुझ पर आरोप लगा देते। मेरी नौकरी जाती। मेरी जिंदगी खत्म हो जाती। वह हकलाया, मैंने गलत किया। मैं जानता हूं। उस रात
उसने सबसे गलत फैसला लिया। उसने शरीर को पकड़ा, सड़क के किनारे खींचा, नीचे ढलान पर ले गया और उसी पाइप तक घसीट कर ले गया जहां 1 साल बाद सब मिला था। उसने खुद कहा, मैंने उसे छिपा दिया। मैंने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा। और फिर उसने ट्रक के बम्पर से खून के निशान भी पोंछ दिए। यहीं पर जांचकर्ता केन को सबसे गहरा दर्द महसूस हुआ। लिंडा की जान शायद कुछ मिनटों तक बची हो। कोई यह साबित नहीं कर सकता था कि वह तुरंत मरी थी, लेकिन मदद न करने से उसकी पूरी संभावना खत्म हो गई। उसकी सबसे बड़ी गलती पाइप को सीमेंट से बंद करना। लिंडा के खोज अभियान के हफ्तों बाद, जब उसे लगा कि कहीं शरीर बाहर ना जाए और मामला खुल न जाए, वह रात में वापस आया। उसने हार्डवेयर स्टोर से सीमेंट खरीदा, बाल्टी में मिलाया, पाइप के मुहाने पर लगाया, उसे हाथ और औजार से फैलाया और रात भर उसे सूखने दिया। अगली सुबह पाइप पूरी तरह बंद था। उसने एक हत्या को नहीं, बल्कि एक एक्सीडेंट को अपराध में बदल दिया। जब केन ने फोन करके लिंडा के माता-पिता को बताया कि सच मिल गया है, उसने कहा, हमें आपकी बेटी का जिम्मेदार मिल गया है। उसके बाद टेलीफोन लाइन पर लंबी चुप्पी रही। लिंडा की मां रो पड़ी। पिता चुप रहे, लेकिन उनकी सांसों में ऐसा लगा मानो कोई बड़ी चट्टान उनके दिल पर गिर गई हो। पिता ने बस इतना पूछा, मुकदमा कब शुरू होगा? जब एमिली को फोन गया, वह ऑफिस में थी। केन ने बताया, लिंडा की मौत एक एक्सीडेंट में हुई, लेकिन उसे मदद देने के बजाय शव छिपा दिया गया। एमिली की आंखों में आंसू आ गए। उसने फोन रखते ही अपना मोबाइल खोला और लिंडा की तस्वीर देखी। वही तस्वीर जिसमें वह पहाड़ों में खड़ी मुस्कुरा रही थी, हाथ में कैमरा लेकर। उस दिन एमिली टूट गई, लेकिन उसे कम से कम एक बात पता चल गई, उसकी दोस्त को क्या हुआ। अब मामला अदालत का हो गया था। अभियोजन पक्ष का तर्क, केविन लापरवाह था। उसने मदद नहीं की। उसने शव छुपाया। उसने सबूत मिटाए। उसने अपराध स्वीकार किया। दुर्घटना हो सकती थी, पर छुपाना अपराध है। बचाव पक्ष का तर्क, यह जानबूझकर की गई हत्या नहीं थी। यह एक्सीडेंट था। केविन मानसिक दबाव में था। उसने घबराकर गलत फैसले लिए। उसे हत्या नहीं, बल्कि लापरवाही का दोषी माना जाए। दोनों पक्ष के तर्क बहुत लंबे थे, लेकिन सच्चाई वही थी। लिंडा मरी, और उसकी मौत के बाद उसे मदद नहीं दी गई। मुकदमा दाखिल हुआ। मीडिया में खबर चली। लोगों में गुस्सा था, दुख था, और एक सवाल, अगर वह तुरंत पुलिस बुला लेता, तो क्या लिंडा बच सकती थी? इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अदालत को यह तय करना था, केविन ने जानबूझकर मारा या उसने गलती की और फिर छुपाया। लिंडा की मौत की कहानी अदालत तक पहुंच चुकी थी। 1 साल से ज्यादा समय तक पहाड़ों में दबी रहने वाली सच्चाई अब खुले कोर्ट में खड़ी थी, लोगों के सामने, जज के सामने, उस परिवार के सामने जिसने अपनी बेटी को सिर्फ लापता समझा था, पर अब जाना कि वह छुपाई गई थी। अदालत के हॉल में दोनों पक्षों के तर्क कई दिनों तक चलते रहे। अभियोजन पक्ष बार बार यह बात दोहराता रहा कि दुर्घटना सिर्फ एक पल थी, लेकिन उसे छुपाना एक पूरा अपराध है। बचाव पक्ष कहता था, यह हत्या नहीं थी, यह एक डरपोक, घबराया हुआ आदमी था जिसने गलत फैसले लिए। लेकिन अदालत सिर्फ भावनाओं पर नहीं, सबूतों पर चलती है, और इस मामले में सबूत किसी एक दिशा में इशारा कर रहे थे। लिंडा को टक्कर लगी थी, मदद नहीं मिली, शव छुपाया गया,
कंक्रीट लगाया गया, सामान छुपाया गया, उंगली के निशान लगे थे, डीएनए लगा था, और सबसे बड़ी बात, केविन ने स्वीकार किया था कि यह उसी ने किया था। सवाल सिर्फ इतना था, उसे कितनी सजा मिलनी चाहिए। कई बैठकों, बहसों और सबूतों की लंबी लिस्ट के बाद जज ने फैसला सुनाया। केविन मार्श को द्वितीय डिग्री हत्या में दोषी नहीं, क्योंकि अंदेशा यह था कि टक्कर जानबूझकर नहीं थी, लेकिन दुर्घटना के बाद मदद न देने, शव छुपाने, सबूत नष्ट करने, घटना की सूचना न देने और पुलिस को गुमराह करने के अपराध में गंभीर रूप से दोषी माना गया। उस पर कुल कई गंभीर अपराध तय हुए। सजा सुनाई गई, 15 साल की कैद। यह फैसला सुनते ही कोर्ट रूम में एक धीमी सी खामोशी फैल गई, जैसी खामोशी सिर्फ सच के सामने आती है। केविन के चेहरे पर कोई प्रतिरोध नहीं था। वह जानता था कि उसने क्या खोया और क्या कर्म किए थे। दुख का घाव अभी भी ताजा था, पर 1 साल से भी ज्यादा समय तक जो सवाल उनके सिर पर मंडरा रहा था, आखिर हुआ क्या था? आज उसका जवाब मिल गया था। लिंडा की मां अदालत से बाहर आईं तो उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे सिर्फ दर्द के नहीं थे। इन आंसुओं में थोड़ा सुकून था, थोड़ी राहत थी कि कम से कम अब कोई चीज छिपी नहीं थी। लिंडा के पिता धीरे से बाहर निकले। उन्होंने सिर्फ एक वाक्य कहा, अब हम उसे याद कर सकेंगे, बिना हर दिन ये पूछे कि वो कहाँ है। यह एक लंबे इंतजार के बाद किसी माता पिता का सबसे कठिन लेकिन सच्चा स्वीकार था। एमिली के लिए यह फैसला एक बंद दरवाजा नहीं, बल्कि एक दबी हुई यादों का कमरा था, जिसमें अब रोशनी पड़ने लगी थी। वह जानती थी कि उसकी दोस्त डरावने तरीके से नहीं मारी गई थी, बल्कि एक दुर्घटना में खो गई और फिर गलत इंसान की गलत हरकतों के कारण छुपा दी गई। एमिली ने अपनी आखिरी बातचीत याद की, वही कॉल जिसमें लिंडा ने कहा था, मैं बस अकेले कैमरा लेकर पहाड़ों में जाना चाहती हूं। एमिली ने उस दिन चुपचाप उस पगडंडी की ओर देखा, जहां से लिंडा के कदम कभी वापस नहीं लौटे थे। लेकिन अब वह जान चुकी थी कि उसकी दोस्त का आखिरी सफर कहाँ खत्म हुआ। लिंडा की कहानी अब सिर्फ एक केस फाइल नहीं रही, वह एक चेतावनी बनी, एक याद दिलाने वाला सच कि दुर्घटनाएं हों या ना हों, पर मदद करना किसी भी इंसान का पहला कर्तव्य है। अगर केविन उसी रात मदद के लिए फोन कर देता, तो शायद यह कहानी पूरी तरह अलग होती। पर उसने चुप्पी चुनी, और इसी चुप्पी ने लिंडा को सिर्फ एक सड़क दुर्घटना नहीं, बल्कि 1 साल तक की दबी हुई त्रासदी में बदल दिया। लिंडा उन लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी जिन्होंने उसे जाना, उसकी तस्वीरों में, उसकी हंसी में, उसके कैमरे की क्लिक में, और उन पहाड़ियों में जहां वह शांति ढूंढने जाया करती थी। 1 साल तक पहाड़ों की बर्फ, बारिश और अंधेरा सच को छुपाए रहे। लेकिन सच की यही खासियत है, वह जितनी देर भी छुपा रहे, एक न एक दिन आवाज बनकर बाहर आता ही है। मजदूरों का सीमेंट तोड़ना, फोरेंसिक की जांच, केन का धैर्य और थोड़ी सी बची यादों ने मिलकर लिंडा को आखिरकार अपने घरवालों तक लौटा दिया, भले ही सिर्फ जवाबों के रूप में। अब लिंडा के माता पिता हर नए साल पर पहाड़ों की एक छोटी यात्रा करते हैं, वही जगह, वही ढलान, वही हवा जहां उनकी बेटी आखिरी बार गई थी। वे वहां खड़े होकर कहते हैं, तुम्हें खोया है, लेकिन तुम्हें भूलेंगे नहीं। और यही इस कहानी का सबसे सच्चा अंत है। लिंडा वापस नहीं आई, लेकिन उसके सवालों के धुंधले रास्ते अब साफ हो चुके हैं। उसके सच को
अब कोई चट्टान नहीं ढंकती। उसकी कहानी अब खामोशी में नहीं, यादों में जिंदा है।